So guys, here are some of difference between tort law and criminal law. Let's find them up quickly. First difference is कि जो tort law है it is uncodified while contract law is codified. What do we mean by that? कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए हमने कोडिफाइड इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जा चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं और उन एक्ट्स के अंदर मौजूद हैं कुछ सेक्शंस, जिन सेक्शंस के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूरा ऑपरेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए जो मेन एक्ट हमारे पास है इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अलावा कुछ और एक्ट्स भी हैं जो कि इसी को ही सपोर्ट करते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें टोर्ट लॉ की तो उसके लिए हमारे पास से सच कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो कि पर्टिकुलरली लॉ ऑफ टोर्ट को ऑपरेट करे, तो इसीलिए हम इसको अनकोडिफाइड करते हैं। यू माइट बी थिंकिंग अगर ये अनकोडिफाइड तो ये ऑपरेट कैसे करता है। बेसिकली ये ऑपरेट करता है जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस के थ्रू। टोर्ट लॉ से रिलेटेड जो लैंडमार्क केस लॉज हैं उनसे हमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स, रेगुलेशन मिलते हैं और उन्हीं को टोर्ट में फॉलो किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, टोर्ट लॉ में जो ड्यूटी होती है वो लॉ फिक्स करता है सब लोगों के ऊपर, और इस ड्यूटी में हमें ये बताया जाता है कि आप अपने एक्ट्स, ओमिशंस इस तरह से परफॉर्म करें कि जो पर्सन आपसे क्लोजली रिलेटेड है उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। इस ड्यूटी के चलते हुए हमें किसी एक इंसान का ख्याल नहीं रखना बल्कि हमें सब का ख्याल रखना है, बिकॉज यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस ड्यूटी इज़ टुवर्ड्स पीपल जनरली। थर्ड पॉइंट में बात की जा रही है लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। इसको हमने एक अलग से वीडियो में बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको इसे रफली बता देता हूँ। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस को मैं शॉर्टली इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि इस तरह के डैमेजेस होते हैं जो कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दें। जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त लिख देते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया या मेरा ये नुकसान किया तो तुम इतने पैसे दे के मेरी भरपाई करोगे। इस तरह के डैमेजेस को, इस तरह की भरपाई को हम कहते हैं क्या, लिक्विडेटेड डैमेजेस। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की तो ये कुछ इस तरह के डैमेजेस होते हैं जो कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं करते। जैसे कि हम लिक्विडेटेड डैमेजेस में मेंशन कर रहे थे कि अगर मेरा नुकसान हुआ तो तुम मुझे इतने भर के दोगे, ठीक है, तो दोनों पार्टीज़ एग्री कर रही थी। यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज नहीं डला हुआ जिसमें लिखा हो कि अगर नुकसान हुआ तो आप मुझे इतने पैसे देंगे। तो सिचुएशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका नुकसान हो गया तो अब आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। तो ये जो पैसों का अमाउंट बनेगा कोर्ट इसे आपके लॉसेस को देखते हुए डिटरमिन करेगा और अगली पार्टी से आपको इतने पैसे एज अ डैमेजेस मिलेंगे, और इसी तरह के डैमेजेस को हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, यानी वो डैमेजेस जो कि प्री एग्रीड नहीं होते बल्कि कोर्ट डिटरमिन करता है। लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड के बीच हमने ब्रीफली डिफरेंसेस देख लिया। बातें असली मुद्दे पे, जो टोर्ट लॉ है उसमें सिर्फ आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसमें आपको या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे या तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। क्यों, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हम डैमेजेस मेंशन कर दें कि हाँ मेरा नुकसान हो तो तुम इतने पैसे दोगे। कुछ कभी कभी में ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें ये मेंशन नहीं होता, फिर हमें कोर्ट के पास जाना पड़ता है, फिर हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग आपको सिर्फ यहाँ पे ये पढ़ाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सिर्फ लिक्विडेटेड डैमेज होते हैं। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं। ना फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल बात कर रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसमें जो पार्टीज़ होती हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से, ठीक है, जानते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कंसेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। अगर बात करें टोर्ट लॉ में तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स ने आपको नुकसान पहुँचाया वो आपको पहले से जानता हो या आप उसे पहले से जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है। और रही बात कंसेंट की, तो टोर्ट लॉ में कौन इतना पागल है जो कि कंसेंट देखो किसी को बोलेगा कि हाँ भाई मेरे ख़िलाफ़ टोर्ट कर दो, रात को 3 बजे शोर मचाओ ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। तो कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है टोर्ट में। फिफ्थ पॉइंट सेज कि एक टाइम लिमिट होता है किसी भी केस को फाइल करने के लिए। अगर आप उस टाइम लिमिट में केस फाइल नहीं करते तो आपका केस हो जाएगा टाइम बार्ड और फिर आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको कोई डैमेजेस या फिर रेमेडी नहीं मिलेगी। तो जो टोर्ट का केस होता है तो जिस दिन टोर्ट कमिट होता है ये टाइम पीरियड उसी दिन से शुरू हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के केस में जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तब से ये टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है कि इस तरह की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप विदिन 6 मंथ में केस फाइल कर सकते हैं। तो जिस दिन से आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उसी दिन से आपका टाइम लिमिट शुरू होता है। और सेम इज़ द केस टोर्ट लॉ के लिए, बहुत से डिफरेंट टोर्ट्स के लिए भी आपको लिमिटेशन एक्ट से हेल्प मिल सकती है। आपको वहाँ से पता चल सकता है कि किस टोर्ट के लिए कितने टाइम पीरियड में जो है केस फाइल कर देना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट,
टोर्ट लॉ में माइनर को भी जो है लायबल ठहराया जा सकता है अगर उसकी गलती साबित हो जाती है तो। लेकिन अगर बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, पहली बात यह है कि एक माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, अगर करता है तो इट इज़ वायलेशन ऑफ सेक्शन 11, वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ही, ठीक है। तो ये सवाल पैदा नहीं होता कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है कि नहीं, एडल्ट कर सकता है, माइनर नहीं कर सकता। 7th पॉइंट जो है इंटेंशन और मोटिव की बात कर रहा है, तो टोर्ट में मोटिव का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, कोई इंटेंशन का, ठीक है। बहुत सी चीज़ें लोग रेकलेसनेस और लापरवाही की वजह से करते हैं, कोई ख़ास इंटेंशन नहीं होता कि मैं किसी का नुकसान कर दूं। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, तो यहाँ पे एक इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है वो जानबूझकर करता है, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई मकसद होता है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस जानना है मोटिव और इंटेंशन के बीच तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फाइनल पॉइंट में बात की गई है राइट इन रेम और राइट इन पर्सन। अभी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई। अगर आपको यहाँ से बात समझ नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। तो राइट इन रेम मैं शॉर्टली आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि आपका ऐसा राइट जिसके अंदर आपका ये हक है कि आपको कोई और डिस्टर्ब ना करे। आपका ये राइट आपको किसी और की डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करता है। आपका ये राइट आपको सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर शख्स के इंटरफेरेंस से नहीं, बल्कि जितने भी दुनिया में लोग हैं अगर वो आप के राइट आपके इंटरेस्ट के साथ इंटरफेयर करते हैं तो आपको आपका ये राइट प्रोटेक्ट करता है। राइट इन रेम एक तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया, तो हमारी मर्ज़ी हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको कोई रोक रहा है दैट इज़ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, यानी आपका राइट इन रिम वायलेट हो रहा है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हम एक टोर्ट का कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे ये भी। तो कहने का मकसद ये है कि राइट इन रिम आपका एक ऐसा राइट है जिसको आप पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब भी कोई शख्स टोर्ट कमिट करता है तो आपका राइट इन रिम ही वायलेट होता है। अगर हम बात करें राइट इन पर्सोनम की, तो ये आपका एक ऐसा राइट है जिसके चलते हुए आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान से एक पर्टिकुलर काम करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मकान मालिक है, बी इसका किराएदार है, तो मकान मालिक का ये राइट इन पर्सोनम है कि वो अपने किराएदार से किराया ले। अगर किराएदार किराया नहीं देगा तो वी कैन से इट इज़ वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो किराएदार है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि राइट इन पर्सोनम आपका एक ऐसा राइट है जिसको आप सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर बात करें राइट इन रेम की, तो ये आपका ऐसा राइट है जिसको आप किसी के भी अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हैं। जो कोई भी आपका राइट वायलेट कर रहा है आप उसके अगेंस्ट इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। लेकिन राइट इन पर्सोनम में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट अपने राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं, और स्पेशली तब जब वो पर्सन आपका कोई इंटरेस्ट वायलेट करता हो, फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता हो। सो आई होप गाइज यू गो माई पॉइंट। अगर अभी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे सोशल हैंडल से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।